हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस बायोलॉजी का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। तो इसके बारे में बातचीत करते हैं। रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह की खोज हमारे लैंडस्टेनर के द्वारा 1900 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? लैंडस्टेनर के द्वारा सन 1900 में हमारे रक्त समूह की खोज की गई थी। इसके अंदर एक पहला टॉपिक आता है हमारे कौन सा? एंटीजन। सबसे पहले क्या आता है? एंटीजन की बात करें तो रक्त में आरबीसी मतलब लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली संरचना को एंटीजन कहा जाता है। कि जैसे हमारी ये लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जैसे ये हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती है, अंदर से ये तस्तरी नुमा होती है। इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है। एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है। ठीक है, तो इसको तो ए कहते हैं एंटीजन ए, और इसको कहते हैं एंटीजन बी। ध्यान रखना। तो ये कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। जिस लाल रक्त कोशिका के ऊपर क्या है, ए वाला पदार्थ पाया जाएगा तो उसे ए कहेंगे, बी वाला पाया जाएगा उसे बी कहेंगे ब्लड ग्रुप, और दोनों पाए जाएंगे उसे ए बी कहेंगे। ये याद रखेंगे। आरबीसी के ऊपर ये पाए जाते हैं एंटीजन। एंटीजन की बात करें तो रक्त में आरबीसी या लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली संरचना को एंटीजन कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाली संरचना प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात एंटीजन क्या? प्रोटीन की बनी होती है। एंटीजन क्या होते हैं? प्रोटीन की बनी होती है। रक्त की बात करें तो रक्त में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा एंटीजन ए, एक होता है हमारा एंटीजन बी। रक्त की बात करें तो रक्त में एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो एंटीजन ए होता है, एक होता है एंटीजन बी। एंटीजन बी एंटीजन ए के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। कि एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसके आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ओ का मतलब कि कुछ भी नहीं है, ना तो ए है न बी है। ए में ए है, बी में बी है, ए बी में दोनों है, और ओ में दोनों ही नहीं है। एंटीबॉडी की बात करें, ये तो हमारे सामने एंटीजन था। रक्त में प्लाज्मा में पाए जाने वाले संरचना को एंटीबॉडी कहा जाता है। रक्त में प्लाज्मा में पाए जाने वाली संरचना प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात एंटीबॉडी क्या? प्रोटीन की बनी होती है। जब व्यक्ति के शरीर या रक्त में कोई एंटीजन प्रवेश करता है तो व्यक्ति का शरीर व्यक्ति का शरीर क्या है? रक्त उस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मनुष्य का शरीर या फिर रक्त क्या करता है? उस एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और रक्त में क्या? एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है। एंटीबॉडी की बात करते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो हमारा एंटीबॉडी ए है, एक एंटीबॉडी बी है। अब बात करें एंटीजन एंटीबॉडी की, तो ब्लड ग्रुप में अंदर कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा उसकी बात करें। यदि ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो एंटीजन तो उसके अंदर ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी छोटा बी होगी। एंटीबॉडी का हमेशा स्मॉल आकार के में दर्शाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी हो किसी का तो उसमें एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। ध्यान रखना, सेम कभी नहीं होते। सेम एंटीजन के ब्लड में सेम एंटीबॉडी नहीं होती। मतलब ए वाले एंटीजन में हमेशा स्मॉल बी होती है, ए नहीं होती है, तो बी वाले में बी नहीं होती है, ए होता है। ध्यान रखना, विपरीत होते हैं। फिर बात करें ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी में क्या होता है? दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी, इसलिए हमारे एंटीबॉडी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दोनों में नहीं होती है। तीसरा और चौथा हमारा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें एंटीजन कोई सा भी नहीं होता, तो उसमें एंटीबॉडी दोनों पाई जाती है। ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। विशेष रूप से देखें कि यदि किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान हो तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया कर लेते हैं। मतलब ए वाले में ए आ जाए और बी वाले में बी आ जाए एंटीबॉडी। एंटीजन भी ए है, एंटीबॉडी भी ए है, या एंटीजन भी बी है और एंटीबॉडी भी बी है, तो समान एंटीजन या एंटीबॉडी आ जाते हैं। तो इस क्रिया के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में क्रिया करते हैं और इस क्रिया के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया को रोकने के लिए व्यक्ति के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को असमान रखा जाता है। क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रिया को क्या है? दोनों को असमान रखा जाता है। फिर एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं एग्लूटेशन या एग्लूटिनेशन की बात करें तो व्यक्ति के शरीर में रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा आपस में की जाने वाली क्रिया को एग्लूटिनेशन कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्त में क्या एंटीजन और एंटीबॉडी के द्वारा आपस में जो क्रिया की जाती है उसे एग्लूटिनेशन क्रिया कहते हैं। व्यक्ति के शरीर में रक्त में एग्लूटिनेशन की क्रिया केवल एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान हो तभी होती है। यदि रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों समान होंगे तो ये वाली क्रिया होगी।
अन्य किसी भी स्थिति में हमारे एग्लूटिनेशन की क्रिया नहीं होती है। अब कुछ खास बातें देख लें इसके संबंध में। रक्त समूह AB में एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। क्या रक्त समूह AB होता है तो उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है, इसलिए रक्त समूह AB की प्रतिरक्षा कमज़ोर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए जिसका रक्त समूह AB होता है उनकी इम्यूनिटी पावर या प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। रक्त समूह O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, इसलिए रक्त समूह O की प्रतिरक्षा मजबूत होती है। उपरोक्त दोनों बात पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये दोनों की दोनों धारणाएं होती है कि जिनमें क्या एंटीबॉडी नहीं होती है, मतलब AB रक्त समूह, उनकी प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जबकि O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है तो उनकी प्रतिरक्षा मजबूत होती है। दोनों बातें गलत है। क्यों? क्योंकि रक्त समूह की एंटीबॉडी का प्रतिरक्षा से कोई लेने देना नहीं होता है। तो रक्त की एंटीबॉडी होती है तो उस एंटीबॉडी का क्या प्रतिरक्षा से कोई लेने देना नहीं होता है। अर्थात सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति की प्रतिरक्षा एक जैसी होती है, चाहे उनका ब्लड ग्रुप कोई भी हो, सबकी प्रतिरक्षा क्या सेम जैसी होती है। अब बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूशन मतलब रक्त स्थानांतरण की, तो रक्त समूह ए की बात करें तो रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को रक्त ले सकता है। क्या होता है? रक्त समूह ए वाला व्यक्ति क्या रक्त समूह ए और रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता। आप इसे याद रखें, रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता। रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त समूह बी तथा रक्त समूह हमारा ओ है, ये बीच में छूट गया, यहाँ पे ओ आएगा, ओ वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। इस वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता, इसे रक्त ले सकता है लेकिन इसको रक्त नहीं दे सकता। आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप बी वाला। तो बी की बात करें तो रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्त नहीं ले सकता। इससे रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तो रक्त समूह बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह यहाँ पे भी ओ रह गया, ओ वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। आप इसे याद रखेंगे, इसको रक्त क्या है नहीं दे सकता। अगला रक्त समूह आता हमारा ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें हम तो रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति में दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। क्या रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति में क्या दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती या फिर अनुपस्थित रहती है, इसलिए रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। इसलिए रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त समूह क्या है सभी से रक्त ले सकता है। रक्त समूह ए बी में भी रक्त समूह ए बी प्लस को ही हम सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। ए बी में भी क्या है ए बी प्लस की बात करते हैं। ए बी प्लस क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है। रक्त समूह ए बी की बात करें तो रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए बी और ओ वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। अर्थात रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति क्या है सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है। तो देने वाली बात कहें तो देने में क्या रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है और किसी को नहीं। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति रक्त समूह ए तथा रक्त समूह बी तथा रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता है। ए बी धनात्मक की बात करें, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है। क्यों? क्योंकि ए बी धनात्मक रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और RH एंटीजन है ये पाया जाता है। अब बात करें हमारे रक्त समूह ओ की। रक्त समूह ओ की बात करें, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता है। क्यों? क्योंकि रक्त समूह में जो ओ वाला रक्त समूह है उसमें एंटीजन नहीं होता या फिर अनुपस्थित रहता है। इसलिए रक्त समूह को जो रक्त समूह ओ है इसको सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। जो रक्त समूह ओ है इस रक्त समूह को क्या बोलते हैं? सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ओ में भी रक्त समूह ओ नेगेटिव की बात करते हैं, ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। जैसे ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह होता है उसी प्रकार ओ नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह होता है। रक्त समूह ओ की बात करें तो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति केवल रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति से ही रक्त ले सकता है। रक्त समूह की बात करते हैं
रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रक्त समूह ए, बी और ए बी वाले व्यक्ति से रक्त नहीं ले सकता। आप इसे याद रखेंगे। तो ओ वाला व्यक्ति क्या है, रक्त समूह ए, बी या ए बी तीनों से रक्त नहीं ले सकता। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति को रक्त दे सकता, सबको रक्त दे सकता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है। आप इसे याद रखें, ये रक्त दे सकता चाहे जिसको। ओ नेगेटिव ऋणात्मक रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। क्यों? क्योंकि ओ नेगेटिव रक्त समूह में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। तो अब इसको एक बॉक्स के माध्यम से देख लेते हैं कौन किसको रक्त दे सकता है। तो निम्नलिखित रक्त समूह अन्य रक्त समूह को से रक्त ले सकते हैं। तो ब्लड ग्रुप ये है और एक किस किस से ब्लड ले सकता है उसकी बात करें। ए वाला किससे, ओ और ए से, बी वाला ओ और बी से, ए बी वाला सबसे मतलब ओ ए बी से, और ओ केवल ओ से रक्त ले सकता है और किसी से नहीं। फिर अब बात करें निम्नलिखित में से रक्त समूह जो अन्य रक्त समूह से रक्त नहीं ले सकते। तो कौन किससे रक्त नहीं ले सकता? तो ब्लड ग्रुप ए वाला क्या है, ए बी और ए बी से नहीं ले सकता। बी क्या है, ए और ए बी से नहीं ले सकता। ए बी वाला किसी से नहीं ले सकता, मतलब ओ वाला हमारे किससे, मतलब ए बी वाला तो सबसे ले सकता है। ओ वाला क्या है, किससे नहीं ले सकता, ए बी और ए बी तीनों से नहीं ले सकता। ए बी वाला सबसे ले सकता है। फिर बात करें निम्नलिखित रक्त समूह अन्य रक्त समूह को रक्त दे सकते हैं उसकी बात करें। ये तो लेने वाली बात है, देने वाली करें। तो ब्लड ग्रुप ए वाला ए और ए बी को रक्त दे सकता है। बी वाला बी और ए बी को रक्त दे सकता है। ए बी वाला ए बी वाले को ही दे सकता है। और ओ वाला किस किस को दे सकता है, ए बी और ओ, क्या ए बी और ओ चारों को रक्त दे सकता है। बात करें निम्नलिखित में से रक्त समूह अन्य रक्त समूह को रक्त नहीं दे सकते, वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो ए वाला ओ और बी को रक्त दे सकता है। बी वाला ओ और ए को नहीं दे सकता नहीं दे सकता, ये नहीं वाला शब्द याद करना है। तो यहाँ पे नहीं भी आएगा। किस किस को नहीं दे सकता, ए वाला ओ और बी को नहीं दे सकता, हमारा बी वाला ओ और ए को नहीं दे सकता, ए बी वाला हमारा क्या ओ ए बी तीनों को नहीं दे सकता, और ओ वाला क्या सबको दे सकता है। अब हम बात करें ऋणात्मक रक्त समूह की या नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें। तो भारत में लगभग 7% जनसंख्या में ऋणात्मक ब्लड ग्रुप या ऋणात्मक रक्त समूह पाया जाता है, जबकि विश्व में 15% जनसंख्या में ऋणात्मक रक्त समूह पाया जाता है। जैसे हमारा ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। तो ऋणात्मक रक्त समूह की बात करें तो भारत में लगभग 7% जनसंख्या में ऋणात्मक रक्त समूह पाया जाता है और दुनिया में 15% जनसंख्या में ऋणात्मक रक्त समूह पाया जाता है। तो वैसे धनात्मक रक्त समूह की बात करें तो भारत में लगभग 93% जनसंख्या में धनात्मक रक्त समूह पाया जाता है, जबकि विश्व में 85% जनसंख्या में धनात्मक रक्त समूह पाया जाता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें तो ये हमारी परसेंटेज है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, RH फैक्टर की वजह से। यदि RH फैक्टर है तो पॉजिटिव है, नहीं है तो नेगेटिव है। RH कारक या RH फैक्टर की बात करें तो इसकी खोज 1940 में लैंडस्टेनर और वीनर ने की थी। नाम याद रखेंगे, लैंडस्टेनर और वीनर ये दो वैज्ञानिकों के नाम है। इन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। RH फैक्टर की बात करें तो रीसस नामक एक बंदर था। बंदर का नाम क्या है, रीसस नामक एक बंदर था, मतलब प्रजाति वाला बंदर है। तो रीसस नामक बंदर की जो RBC है, लाल रक्त कोशिका पर एंटीजन के अलावा पाई जाने वाली एक संरचना थी कि लाल रक्त कोशिका थी, उस पर एंटीजन तो पाया जाता ही था, साथ में क्या एक और संरचना पाई जाती थी जिसे RH कारक या RH फैक्टर कहा गया। RH कारक या RH फैक्टर को डी एंटीजन भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, डी एंटीजन भी कहा सकता है। ए बी तो पहले से चलते थे, लेकिन एक डी एंटीजन नाम भी दे सकते हैं चाहे तो। ये जरूर आवश्यक नहीं कि RH कारक सभी मनुष्यों में उपस्थित हो, अर्थात RH कारक प्रत्येक मनुष्य में नहीं पाया जाता। कई बार इन चीज़ों से पता लगता है कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है, क्योंकि RH कारक मनुष्यों में पाया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक पाया जाता है ये उपस्थित होता है, उन व्यक्तियों का रक्त समूह ऋणात्मक रक्त समूह या नेगेटिव होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता या अनुपस्थित होता है तो उन व्यक्तियों का रक्त समूह पॉजिटिव या धनात्मक रक्त समूह होता है। प्राकृतिक रूप से देखें तो RH एंटीबॉडी सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती या अनुपस्थित होती है। RH एंटीबॉडी क्या है, हमारे सभी व्यक्तियों में नहीं पाई जाती या फिर अनुपस्थित होती है। अब क्या सबका फेवरेट, इससे संबंधित एक बीमारी का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग।
क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस रोग की बात करें तो इसमें एक समस्या आती है। समस्या क्या होती है? एक लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी में एक सबसे बड़ा पंगा क्या होता है? कुछ भी जांचा नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ें तो छोड़िए, आप एक छोटी सी चीज़ तो जरूर जांचनी चाहिए कि ब्लड ग्रुप कैसा है। यदि एक धनात्मक रक्त समूह वाले पुरुष है, जो पुरुष है उसका ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव है, और उसका विवाह किससे हो जाता है? ऋणात्मक रक्त समूह वाली महिला के साथ। दोनों की शादी हो जाती है, एक पुरुष है एक महिला है। पुरुष की बात करें तो पुरुष का तो रक्त समूह पॉजिटिव है, तो महिला का रक्त समूह नेगेटिव है। उसके साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। फिर इनका पहला बच्चा होगा, तो पहला बच्चा तो सामान्य रूप से जन्म लेता है, लेकिन पहले बच्चे के बाद जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो गर्भावस्था में पेट में ही मर जाएंगे। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस रोग कहते हैं। अब समस्या क्या आती है? ऐसा क्यों होता है? क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? उसकी क्या कारण है वो देखिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस की क्रिया केवल धनात्मक रक्त समूह वाले पुरुष और ऋणात्मक रक्त समूह वाले महिलाओं में पैदा होने वाले धनात्मक रक्त समूह वाले बच्चे में ही होती है। तो हम आपको बता देते हैं होता क्या है। ये एक चित्र है, चित्र के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। महिला है, ये RH नेगेटिव है। महिला क्या है? RH नेगेटिव है। पुरुष क्या था? RH पॉजिटिव था। बच्चा क्या है? बच्चा भी RH पॉजिटिव है। जैसे पॉजिटिव RH बच्चा होता है, जब पहली गर्भावस्था होती है, प्रथम गर्भावस्था होती है, तो इसमें क्या बच्चे से प्लेसेंटा के माध्यम से कुछ रक्त माता में चला जाता है। कुछ वक्त रक्त क्या होता है? माता में चला जाता है। इसकी वजह से माता में क्या होता है? RH एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? RH एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है। जब माता की दूसरी गर्भावस्था होती है या पहली गर्भावस्था के बाद जो भी गर्भावस्था होगी, तो उसमें दूसरा बच्चा जन्म लेता है, तो दूसरे बच्चे में क्या होता है? माता से बच्चे के अंदर एंटीबॉडी आ जाती है, जो RH एंटीबॉडी थी ये आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? मनुष्य वो बच्चा होता है, उसके अंदर रक्त स्कंदन हो जाता है, और रक्त स्कंदन होने से क्या है? बच्चे की मृत्यु पेट में हो जाती है। और हर बार ऐसा ही होता है। हर बार क्या ऐसा ही होता है? यदि बच्चा क्या है? RH पॉजिटिव होगा तो उसकी मृत्यु गर्भावस्था में ही हो जाएगी। ये बीमारी क्या कहलाती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस रोग कहलाती है। तो यदि धनात्मक रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह ऋणात्मक रक्त समूह वाली महिला से करवाया जाता है, तो प्रसव के समय पहला बच्चा यदि धनात्मक रक्त समूह वाला होता है तो पहला बच्चा नहीं मरता, लेकिन इसके पहले बच्चे के बाद जन्म लेने वाले धनात्मक रक्त समूह वाले सभी बच्चे मर जाते हैं। अर्थात माता में एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस की क्रिया केवल धनात्मक रक्त समूह वाले बच्चे के कारण ही होती है, ऋणात्मक वाले के कारण नहीं। यदि धनात्मक रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह ऋणात्मक रक्त समूह वाली महिला से करवाया जाता है, तो इनसे होने वाला ऋणात्मक रक्त समूह वाला बच्चा होगा तो वो कभी नहीं मरेगा। अर्थात माता में एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस की क्रिया ऋणात्मक रक्त समूह वाले बच्चे के कारण नहीं होती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस से बचने के लिए पहले प्रसव के समय माता के एक इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन होता है एंटी-डी का। क्या एंटी-डी का हमारे इंजेक्शन लगाया जाता है। और एंटी-डी के इंजेक्शन लगाने की वजह से क्या होता है वो देखें। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस से बचने के लिए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस से बचने के लिए माता में एंटी-डी का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और एंटी-डी का इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे बाद से लेके प्रसव के 72 घंटे बाद तक लगाया जा सकता है। कि मतलब कि जो बच्चा जन्म ले लिया तो प्रसव के आधे घंटे बाद से लेके 72 घंटे तक, मतलब 3 दिन का समय होता है, इसके दौरान ही वो इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि माता में प्रसव के 72 घंटे बाद माता में RH एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाती है, फिर इंजेक्शन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। माता में एंटी-डी का इंजेक्शन प्रसव के 72 घंटे बाद नहीं लगाया जाता। क्यों? क्योंकि माता में प्रसव के 72 घंटे बाद बनी एंटीबॉडी का नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब नहीं कर सकते हम उसको कंट्रोल, इसलिए 72 घंटे बाद नहीं लगाया जाता। अब हम देखेंगे ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। यदि धनात्मक रक्त समूह वाले पुरुष का विवाह ऋणात्मक रक्त समूह वाली महिला के साथ होता है और इन दोनों के से होने वाला बच्चा यदि धनात्मक रक्त समूह का है, तो प्रसव के समय धनात्मक रक्त समूह वाले बच्चे के रक्त में उपस्थित RH एंटीजन माता के रक्त में चला जाता है। क्या होता है? RH एंटीजन है बच्चे वाला, तो वो माता के रक्त में चला जाता है। और बच्चे का RH एंटीजन माता के रक्त में जाने से माता के रक्त में क्या होता है? RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। क्या माता के रक्त में क्या होता है? RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और माता के रक्त में बनी RH एंटीबॉडी दूसरे धनात्मक रक्त समूह वाले बच्चे के जन्म के समय गर्भावस्था में बच्चे के रक्त में उपस्थित RH एंटीजन को नष्ट कर देती है। इस कारण बच्चे की मृत्यु बच्चे के माँ के गर्भ में ही
हो जाती है। ऋणात्मक रक्त समूह वाले व्यक्ति के रक्त में पहले से ही RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो इसलिए जो ऋणात्मक रक्त समूह वाला बच्चा होगा तो वो नहीं मरता। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की। प्लेसेंटा की बात करते हैं, गर्भावस्था के दौरान बच्चा गर्भाशय में एक संरचना से जुड़ा रहता है और उस संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, जो बच्चा क्या है, जैसे ये माता है, माता का गर्भ है, तो इसमें ये वाला हिस्सा प्लेसेंटा है जिस स्थान से वह बच्चा जुड़ा रहता है, और वो नली जिसके माध्यम से वह पोषण प्रदान प्राप्त करता है उसे अम्बिलिकल कॉर्ड भी कहते हैं, जिसे गर्भनाल भी कहते हैं। तो गर्भनाल के माध्यम से वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। और प्लेसेंटा को अपरा या बीजांडासन भी कहते हैं। प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? अपरा या बीजांडासन भी कहते हैं। अब याद रखेंगे, प्लेसेंटा को अपरा या बीजांडासन भी कहते हैं। प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा के कौन कौन से कार्य? पहला कार्य होता है अवरोधक का कार्य। प्लेसेंटा का कार्य क्या? अवरोधक का कार्य। दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य। चौथा हमारा तीसरा पोषण प्रदान करना, और चौथा सहारा देना। तो हमारे ये प्लेसेंटा के 4 कार्य हैं। अवरोधक का कार्य, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य, हमारा पोषण प्रदान करना और सहारा देना। पहला अवरोधक की तरह कार्य की बात करें तो प्लेसेंटा गर्भवती महिला के गर्भाशय में एक अवरोधक की तरह कार्य करती है। प्लेसेंटा के कारण गर्भावस्था के दौरान माता का रक्त या कुछ भी बच्चे में, या बच्चे का रक्त या कुछ भी माता में कभी भी नहीं मिल पाता है। अर्थात प्लेसेंटा गर्भावस्था में माँ तथा बच्चे के रक्त को आपस में मिलने से रोक देता है। लेकिन माँ के रक्त में बनी RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके हमारे बच्चे में आ सकती है। यदि माता ऋणात्मक रक्त समूह की है और पिता धनात्मक रक्त समूह का है, और धनात्मक रक्त समूह वाला बच्चा जन्म लेता है, तो इसके कारण माता के रक्त में RH एंटीबॉडी का निर्माण होता है। हमने देखा था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग, तो उसमें क्या है कि RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में आ जाती है, और RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर माता के रक्त से धनात्मक रक्त समूह वाले बच्चे के रक्त में उपस्थित RH एंटीबॉडी को नष्ट कर देती है, और दूसरा बच्चा क्या है, हमारे गर्भ में ही मर जाता है। फिर हमारे और क्या कार्य, हमारे प्लेसेंटा के अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य। तो प्लेसेंटा गर्भवती महिला के गर्भाशय में अंतःस्रावी, ये खावी नहीं, स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में प्लेसेंटा को 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। क्या होते हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में प्लेसेंटा से 4 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। वो कौन कौन से? ह्यूमन कोरियोनिक गोनिडोट्रोपिक हार्मोन SCG हार्मोन क्या है? गर्भवती महिला के मूत्र में पाया जाता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी टेस्ट की बात करें तो इसके लिए SCG हार्मोन का उपयोग किया जाता है चेक करने के लिए। फिर आते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था में मांसपेशियों में शिथिलता पहुंचाने का कार्य करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? गर्भाशय में मांसपेशियों में शिथिलता प्रदान करने का काम करता है। और प्रसव की बात करें तो प्रसव ऑक्सीटोसिन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन के सहयोग से होती है। आपको ये पता होना चाहिए। प्रसव की बात करें तो प्रसव किस वजह से होती है? रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन की वजह से होती है। तीसरा कार्य मैंने शायद मिस हो गया, तो कार्य क्या? पोषण प्रदान करना। तो इसके माध्यम से जो बच्चा है, शिशु है, वो माता से पोषण प्रदान प्राप्त करता है। और एक सहारा देना, तो हमारे जब शुरुआत में जो शिशु होता है, तो निषेचन होने के बाद तो शिशु होता है, तो शिशु को सहारा देने का काम भी ये प्लेसेंटा ही करता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने रक्त समूह और रक्त समूह से संबंधित सभी तथ्यों को जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। ये हमारे रक्त समूह और मानव रक्त परिसंचरण तंत्र का पार्ट 2 था। थर्ड पार्ट जिसमें मानव रक्त परिसंचरण तंत्र है, वो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।